कितनी विचित्र है ना जिंदगी। कई बार यह एक हादसे की तरह लगती है, ऐसा हादसा जो एक पल एक हसीन सपना होता है और पलक झपकाते ही एक भयंकर सत्य में तब्दील हो जाता है। बात सन 1947 की है, जहां एक तरफ पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ एक राज्य चीख रहा था, झुलसकर बर्बाद हो रहा था। लोगों को नहीं पता था कि अदृश्य लकीर कहाँ खींची गई थी, जिसने रातों रात देशवासियों को शरणार्थी और इंसानों को हैवान बना दिया। पर क्या इस अदृश्य लकीर में इतनी ताकत थी कि यह किसी के प्रत्यक्ष प्रेम को भी अपने अंदर समा ले? रानो लाहौर के बड़े जमींदार की बेटी थी और जग्गी कॉलेज में उसका सहपाठी। बादामी रंग और कमल रूपी नयन वाली हटीली रानो हर किसी की आंखों को जचती थी, परंतु उसे तो सिर्फ जग्गी फपता था। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जग्गी किसान परिवार से था, जो दूसरे पिंड से लाहौर पढ़ने आया था। पर पढ़ाई से ज़्यादा उस समय युवा आंदोलन में व्यस्त रहते, कभी आज़ादी के नारे तो कभी धरने। यह उन दिनों आम बात थी। हर युवा गर्मजोशी से भरा अपने देश को आज़ाद देखना चाहता था, परंतु जग्गी की बात कुछ अलग थी। वह क्रांतिकारी के साथ साथ एक कवि भी था। हर धरने आंदोलन में जो भी नारे लिखे पड़े जाते, वह सब जग्गी के दिमाग की उपज होते, और ना ही वह बाकी लड़कों की तरह लड़कियों के साथ इश्कबाजी करता। शायद यही सारी बातें रानो को फप गई, और बात कब दोस्ती से शुरू होकर प्रेम में तब्दील हो गई, किसी को पता न चला। रानो ने कभी भी जग्गी को प्रदर्शनों में जाने से नहीं रोका, और ना ही कभी जग्गी ने रानो से हामी मांगी। जब भी जग्गी को इन प्रदर्शनों के कारण जेल होती, तब रानो कहीं ना कहीं से धन का बंदोबस्त कर जग्गी की रिहाई करवा ही देती। दोनों प्रेमी युगल कम क्रांतिकारी युगल ज़्यादा लगते थे। दोनों की मोहब्बत वक्त के हालात के कारण कुछ अटपटी सी लगती थी, पर जब देश ही अटपटे हालात में हो तो यह अटपटी मोहब्बत भी जायज़ थी। वैसे एक बार नोक झोंक ज़्यादा बढ़ गई तो रानो रुआसी होकर बोली, जग्गी तू मेरा है ते मेरा बन के रही, देश लईते वो तेरे हो जाओगे। जब जग्गी ने रुआसी रानो को अपने आगोश में लिया और उसके कमल रूपी हाथों को चूमते हुए बोला, रानो एक फूल दिख्या सी मैं, चंगा लग्या ते लब लेता, पर की फायदा उसदा ते जीना मरना बगीचे विच ही सी, हथ विच ते मुरझा गया। पहली जैसी कविताएं रानो को कभी समझ न आई, पर फिर बहुत सी बातें थीं जो उस मासूम की समझ से बाहर थीं। बस उसे एक बात स्पष्ट रूप से पता थी, जग्गी की मोहब्बत रानो और देश के लिए एक समान थी, खालिस। और इसी ख्याल से उसे सुकून मिल जाता। जहाँ एक तरफ जग्गी रानो का प्रेम अपनी चरम सीमा पर था, वहीं देश के दूसरे कोने में कोई फिरंगी ऐसी सीमा तय कर रहा था जो रातों रात अपनों को पराया कर देगी। आज़ादी से कुछ दिन पहले देश के हालात को देखते हुए जग्गी और बाकी नौजवानों ने फैसला लिया कि वह पिंड दर पिंड जाके लोगों की मदद करेंगे। ना जाने ये मोहब्बत की हुंकार थी या भय की, पर रानो ने पहली बार जग्गी को ना जाने की गुहार लगाई। परंतु बदहाल रानो को उस दिन जग्गी की निश्चल आंखें देख समझ आ गया कि जग्गी का प्रेम कभी एक समान था ही नहीं। और जग्गी ने रोती बिलखती रानो को चूम कर यह कहते हुए विदा ली कि खी रोंदी पहिए कुड़िए, मैं आवांगा और तैनू अपने आज़ाद भारत दी आज़ाद वोटी बनावांगा। जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन बहुत कुछ अलग भी हुआ, बहुत नज़दीक होकर भी बहुत कुछ दूर हो गया। कोई कहता है कि ज़मींदार का घर लूटा गया और साथ में लूटी गई उस घर की इज्जत। तो कोई कहता है उन्होंने रानो को देखा है, रात के अंधेरे में अपने परिवार के साथ किसी दिशाहीन रास्ते की ओर जाते हुए, जो अब सरहद पार है। कोई सब्र रख इंतज़ार करने की बात करता है, तो कोई विडंबना भरी नज़रों से
उस शख्स को देखता ही रहता है जो ना अब इंसान है ना हैवान, बस एक जिंदा लाश जिसकी नजरें सरहद के उस पार कुछ ढूंढ रही हैं, न जाने क्या, न जाने किसे और न जाने कब से।